आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नागार्जुन, कक्षा 11 की जो अंतरा है भाग 1 से। तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक तथा 1942 से 43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री के नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। लोक जीवन, प्रकृति, समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती है। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय, प्रभावशाली होती है कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती है। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। फिर है नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की रचनाएं रची। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, देखिए, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, ऐसे भस्मांकुर, या ऐसे हम भी क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं। उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली में संकलित है। यहाँ उनकी बादल को घिरते देखा है कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्रण भी है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। आज हम पढ़ेंगे बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटी मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अमल कहते हैं स्वच्छ को, निर्मल को, धवल यानी सफ़ेद, गिरि यानी पर्वत, शिखर चोटी, तुहिन बर्फ, स्वर्णिम सुनहरी।
तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। इसमें कवि ने पर्वतों पर उमड़ते घुमड़ते बादलों के विभिन्न सजीव एवं आकर्षक बिंबों के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए नागार्जुन कहते हैं कि मैंने वर्षा ऋतु में स्वच्छ व श्वेत हिमालय पर्वत के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है, जो अत्यंत मनोहारी लगते हैं। मैंने बादलों से शीतल हिमकणों को छोटे छोटे मोतियों के रूप में मानसरोवर के सुनहले कमलों पर गिरते हुए देखा है। फिर जब हम विशेष लिखेंगे तो भाव, भाषा, शैली, अलंकार ये आ जाएंगे। जैसे मान लो इसमें है कि पर्वतीय प्रदेश में पर्वत शिखरों की उज्ज्वल धवलता और निर्मलता तथा बर्फ के गिरने का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उपमा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है और व्याख्यात्मक शैली है। बाद में देखिए दूसरा है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग माने होता है ऊंचा, तिक्त मधुर यानी कड़वे और मीठे, विस्तंतु जो कमलनाल के भीतर स्थित कोमल रेशे होते हैं, श्यामल सांवला, सलिल पानी, उमस गर्मी, पावस वर्षा, समतल प्रदेश या समतल देश जो मैदानी क्षेत्र हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। कवि ने इस कविता में हिमालय के उमड़ते घुमड़ते बादलों के विभिन्न सजीव एवं आकर्षक बिंबों के माध्यम से पर्वतों की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन किया है। तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी इसमें कवि कहते हैं कि ऊंचे हिमालय की घाटियों में अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर आगे कहते हैं कि इन झीलों के सांवले नीले रंग में, नीले रंग का जो जल है उसमें क्रीड़ा हेतु मैदानी क्षेत्रों की वर्षा पूर्व की गर्मी से बेचैन होकर हंसों को तिरते देखा है। हंस जो है वो तैरने चले आते हैं, जो तीखे और मीठे स्वाद वाले तंतुयुक्त कमल नालों को खोजते हैं, अर्थात मैदानी इलाकों की वर्षा से पूर्व की जो नमी युक्त गर्मी है उससे परेशान होकर हिमालय झीलों में आए हुए हंसों का जल में तैरना इन झीलों के सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। आगे है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर भी जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें देखो अनिल, अनिल आपको पता ही है वायु को कहते हैं। बालारुण, बालारुण यानी प्रभात का जो सूर्य होता है, विरहित अलग होकर, निशा काल रात्रि का समय, चिर अभिशापित बहुत लंबे समय से शाप का दुख भोगने वाला, चकवा चकवी यानी चक्रवार और चक्रवाकी का जोड़ा, क्रंदन चित्कार, सरवर तालाब, शैवाल काई, प्रणय कलह प्रेम भरी तकरार। तो इसमें कवि ने बसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया है।
तथा चकवा व चकवी की बिछुड़ने की पीड़ा व पुनर्मिलन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें देखो कवि कह रहा है कि बसंत ऋतु की सुहावनी सुबह थी, मंद मंद अनिल बह रहा और मंद मंद पवन चल रही थी। बाला अरुण की मृदु किरणें थी और जो प्रातःकालीन सूर्य है उसकी किरणें चारों ओर फैली थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे और जिसके कारण आसपास जो पर्वत की चोटियां हैं वो सुनहरी प्रतीत हो रही थी, एक दूसरे से विरहित हो। यानी इस तरह हिमालय प्रदेश का प्रातःकालीन जो परिवेश है वो बहुत अच्छा लग रहा था। और अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती कि चक्रवाक और चक्रवाकी, जिन्हें लंबे समय से प्राप्त अभिशाप के कारण रात्रि के समय अलग अलग रहने का बेबस होकर दुख भोगना पड़ता है। बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, उनका जो क्रंदन या चित्कार भी है अब शांत हो चुकी थी। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे और वे मान सरोवर के तट पर शेवालों की हरी दरी पर और शेवालिय हरी घास पर प्रेम से तकरार करते हुए देखा, बादल को घिरते देखा। यानी वे रात्रि के वियोग के पश्चात पुनर्मिलन से अत्यंत खुश हुए और बादल को घिरते हुए देखा गया। अगला देखिए, विशेष जो है वैसे ही लिखेंगे, भाव, भाषा, अलंकार, शैली। आगे है, दुर्गन बर्फानी घाटी में शत शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो, अलख नाभि यानी नए दिखाई देने वाली नाभि, उन्मादक मस्त कर देने वाली, परिमल सुगंध, धावित दौड़ते हुए। तो इसमें कवि ने बर्फीले पर्वतों की घाटियों से कस्तूरी मृग के सहज आचरण का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि उसने दुर्गम बर्फीली पहाड़ की घाटियों में, जिनकी ऊंचाई सैकड़ों हजारों फुट है, पर चंचल हिरणों को दौड़ते देखा है। ये चंचल युवा हिरण अपनी ही नए दिखाई देने वाली नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध की खोज में दौड़ते रहते हैं और उसे न पाकर स्वयं पर ही खींचते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वास्तव में कस्तूरी की गंध तो उस मृग की नाभि से ही बाहर निकलती रहती है, परंतु वह मृग इस बात से अपरिचित रहता है और इसी नासमझी के कारण वह इस गंध के स्रोत की खोज में दौड़ता फिरता है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत काव्य तथा उसमें वर्णित यक्ष और अलकापुरी का इसमें वर्णन किया गया है। कवि निराशा के स्वर में कहता है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कि न जाने वह धनपति कुबेर कहाँ गई उसकी वह अलकापुरी, और उसकी वैभवपूर्ण अलका नगरी कहाँ चली गई। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, यानी कालिदास ने अपने प्रसिद्ध विरह काव्य में जिस आकाश गंगा का वर्णन किया है वह भी न जाने कहाँ बहती है, उस आकाश गंगा का जल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। आगे कवि कहते हैं कि मैंने मेघदूत के पात्रों और स्थानों को खोजने का खूब प्रयास किया, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। यानी जो मेघ है, यक्ष का दूत बनकर अलकापुरी आया था, वह भी तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं वह कहाँ चला गया।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पर्वत पर बरस पड़ा हो, लेकिन अब कौन बताए। यानी बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, कि पता नहीं, हो सकता है यहीं बरस पड़ा हो, पर अब बताए कौन। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अंत में कवि कहता है कि अब मेघदूत की चर्चा ही छोड़ो, क्योंकि क्या पता बादलों ने प्रेम संदेश दिया कि नहीं। शायद यह कवि कालिदास की कल्पना की उपज हो, लेकिन मैंने तो इस पर्वत प्रदेश में भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश शिखर पर मेघ खंडों को गर्जना करते हुए तूफानों से टकराते हुए देखा है। और यही नहीं, मैंने तो स्वयं पर्वतीय प्रदेश में घिरने वाली सघन मेघमालाओं को भी घिरते हुए देखा है। आगे देखिए, शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के सुगढ़ गलों में कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सपूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोहर अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें देखिए, शत शत कहते हैं सैकड़ों को, जो सैकड़ों हों, सो निर्झर झरने, निर्झरणी नदियाँ, कल ध्वनि, कानन जंगल, शोणित लाल, कुवलय नीलकमल, शतदल कमल, रजत रचित चांदी से निर्मित, मणि खचित मणि जड़ित, द्राक्षासव अंगूरी शराब, पूरित पूर्ण, लोहित लाल, निदाग दाग रहित, मदिरा ऋण मदिरा के कारण लाल, उन्मद मस्त, धवल श्वेत, कुंतल बालों की लट, इंद्रनील नीलमणि, सुगढ़ सुंदर, मृदुल कोमल। और इस पद में देखो, जो पर्वतीय प्रदेश की शोभा है उसका और वहाँ पर रहने वाले किन्नरों के मधुर क्रियाकलापों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले सैकड़ों झरने अपने जल प्रवाह से देवदारू के वनों में कलकल ध्वनि कर रहे हैं। वहीं देवदार के वृक्षों के नीचे लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से निर्मित कुटिया के अंदर रंग बिरंगे फूलों से सुगंधित किए केशों को सजाकर सुंदर शंख के समान कंठों में इंद्रमणियों के हार पहने हुए, कानों में नील कमल और वेणी में लाल कमल से लटकाकर लाल चंदन की तिपाही पर चांदी से बने और मणियों से जड़े हुए मदिरा पात्रों में अंगूरी शराब भरकर अपने अपने सामने रखकर किन्नर किन्नरियां बैठे हुए हैं। कवि लिखता है कि वे मुलायम मुलायम और बेदाग छोटे कस्तूरी हिरणों की छाल पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और मदिरा के कारण लाल लाल नेत्रों में मस्त किन्नर और किन्नरियों को कवि ने बांसुरी पर अपनी कोमल व मनोहर अंगुलियों को फेरते हुए देखा है। अंत में कवि कहता है कि उसने बादलों को घिरते हुए देखा है। तो विशेष में क्या लिखेंगे कि किन्नर किन्नरियों के जो विलासमय जीवन है उसका चित्रण किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ एवं सरस है। तो आज बच्चों हमने जो अंतरा भाग 1 है, जो कक्षा 11 हिंदी साहित्य में है, उसके पद्य खंड के सारे पाठ पढ़ लिए हैं और कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।